नमस्कार। जैसा कि आज आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर से फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन.के. सूद साहब। सूद साहब से हम बातचीत करेंगे। सूद साहब नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। सूद साहब, 26 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक स्पीच दी थी और उस स्पीच में उन्होंने एक जुमला बोला था, एक सेंटेंस बोला था कि बटोगे तो कटोगे। ये वैसे जो पता चला है कि ये जुमला पहले ही तैयार होना था, लेकिन ये काफी देर कर दी इसमें बीजेपी के थिंक टैंक ने। लेकिन जब ये जुमला सामने आया तो इसका बड़ा असर पड़ा और हमने ये देखा कि हरियाणा में जहां कांग्रेस की जीत तकरीबन सुनिश्चित थी, कुछ कांग्रेस की अपनी गलतियां भी रही, लेकिन बीजेपी का ये नारा, यानी योगी जी ने जो नारा दिया था और वहां स्पीच भी दी थी हरियाणा में, तो बड़ा हिट हो गया। अब ये माना जा रहा है कि यही नारा जो झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है, वहां और महाराष्ट्र में ये नारा गूंज रहा है। जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं और इसकी बड़ी धूम है इस नारे की। और ये नारा हिंदुओं के अंदर तक पेनिट्रेट कर गया है। मतलब कहते हैं कि हिंदुओं को इसने, जो बिखरा हुआ वोट था 2014 में, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो कम वोट मिले, बिखर गए थे, उसको फिर से इसने जोड़ा है। तो सूद साहब, मैं पहले आपको योगी आदित्यनाथ जी का ये स्पीच जरा सा सुनवा देता हूं। ये जो नारा जिन्होंने बोला था, शुरुआत इसी से कर लेते हैं और उसके बाद हम आते हैं ये इस पर। 1 मिनट जी, अभी मैं जरा इसको लगा देता हूं। ये है सर। दुर्गादास राठौर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज उनकी पृथ्वी की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ पे लगी है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर, बिल्कुल सही बात की इन्होंने। देखिए, बड़ी हार्ट टचिंग बात है, क्योंकि जब जानते हैं, वैसे हम बहुत से लोग जानते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। बटेंगे कटेंगे किसी और के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए। बांग्लादेश की रेफरेंस उन्होंने दे दी। देखिए, अब हरियाणा के अंदर तो इस पे काम हुआ, फर्क पड़ा। बहुत से दूसरे इशू थे जो बीजेपी ने अडॉप्ट किए, उससे वहां जीत हुई। और 2024 के अंदर जो यहाँ पे नुकसान पहुंचा बीजेपी को, उसके अंदर बहुत से इश्यूज थे। कुछ लोग ये नहीं चाहते थे योगी आदित्यनाथ फ्यूचर के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत से सीनियर लोग उनसे बैठे, तो उन्होंने इनके पीछे कुछ वहां पे काम किया ताकि योगी आदित्यनाथ को यूपी के अंदर थोड़ा सा कमजोर किया जाए। सक्सेस हो गए अपने उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर नुकसान किसको हुआ? देश को। योगी को कोई नुकसान नहीं हुआ। योगी तो एक सन्यासी हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता पावर में रहने का, धोती पहननी है, कुर्ता पहनना है। और केजरीवाल जैसे तो है नहीं, इनको 10-10 लाख के टॉयलेट चाहिए। सिंपल आदमी है, आम आदमी है। लेकिन साथ में कुछ और इश्यूज भी थे, जैसे आरएसएस ने 2024 के अंदर नेगेटिव रोल प्ले किया, उनकी कुछ डिमांड्स होंगी। लेकिन आपकी डिमांड है तो रखिए, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप बीजेपी को टारगेट करके यहाँ पे नुकसान पहुंचाइए। बीजेपी को नुकसान पहुंचाना, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना, और आरएसएस के अंदर जो मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिसीज थी, उसकी वजह से क्या आप अचीव कर पाए? क्या आप किसी मुस्लिम को हिंदू कन्वर्ट कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि आपका वो एजेंडा ही नहीं है। और जो आपके इसके अंदर मुस्लिम बैठे हैं, क्या आपको वोट देते हैं? कितनी परसेंट वोट मिलती है? अगर किसी को वोट मिलती है, मुस्लिम जो वोट देता है बीजेपी को, वो मोदी के कहने पे देता है या मोदी के एजेंडे पे काम करके देता है। तो इस टाइप के एजेंडे को चला करके आप हिंदुओं को कमजोर करें, क्योंकि हिंदू किसके पास जाए? वो देखते हैं आरएसएस की तरफ। मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े सालों से बैठी हुई है, और वहां पे वो पॉलिटिक्स खेलोगे तो नुकसान होगा। नुकसान हुआ 2024 के इलेक्शन में। अगर यहाँ पे बीजेपी को इतना नुकसान ना होता
तो हम यूएस के सामने छाती चौड़ी करके खड़े होते। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर बीजेपी इलेक्शन जीत गई, जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बीजेपी को वहां पे सक्सेस मिला, जरूर वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन जीत गई, क्योंकि कश्मीर में उनका सही था। मुस्लिम तो हिंदू को वोट देते नहीं। देखिए हमने आर्टिकल 370 हटाया, कितनी डेवलपमेंट की, फिर भी वहां से 2% मुस्लिम ने वोट दिया बीजेपी को। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस वहां पे हार गई। सबसे जो खतरनाक पार्टी है इस टाइम पे वो है कांग्रेस, जो हिंदू के नाम पे चलती है और हिंदुओं को ही मारती है। एक उनका कैंडिडेट नहीं जीता, हिंदू कैंडिडेट जम्मू के अंदर, और इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके साथ जो अलायंस था उसको तोड़ दिया कि तुम तो हिंदू की वोट नहीं ले पा रहे। और इसकी वजह से राहुल गांधी को नुकसान हुआ। राहुल गांधी चेहरा छुपाते फिर रहे हैं, किसी के सामने नहीं आ रहे, और इसी के जो नुकसान है झेलते हुए अब जो इलेक्शन हो रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे भी बीजेपी को किसने नुकसान पहुंचाया? बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले अंदर थे। गडकरी साहब का नाम आता है कि गडकरी साहब पीएम बनना चाहते थे। पीएम मोदी एक मीटिंग में गडकरी साहब को आवाज देते रहे, वो नहीं आए, नुकसान पहुंचाया उसने। और गडकरी के कहने पे आरएसएस ने बीजेपी को साथ नहीं दिया, उससे भी बीजेपी को नुकसान हुआ। लेकिन फिर वही बात है, क्योंकि 3 स्टेट में बीजेपी को नुकसान हुआ था, एक यूपी के अंदर, एक महाराष्ट्र में, और तीसरा राजस्थान में। वहां पे वसुंधरा राजे सिंधिया बैठी हुई है, वो भी कुछ मांग रही है, अपना हिस्सा मांग रही है, अपनी फ्रेश मांग रही है। जैसे कोई किसी जानवर की हत्या कर दी, उनको उसमें हिस्सा चाहिए। देश के बंटवारे में आप हिस्सा मांगते हो, इनको शर्म नहीं आती? मैं वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करूं। देखिए दूसरी बात है कि अब कांग्रेस जिस तरीके से हाई स्पीड पे चल रही थी, जो 2024 के इलेक्शन के बाद, वो ढीली पड़ गई। जब हरियाणा के अंदर वो इलेक्शन हार गई, अलायंस इनका टूट गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कश्मीर के अंदर, तो यहाँ पे अब जो एमवीए का अलायंस है उसने बंटवारा कर लिया 85 सीटें, तीनों पार्टी को 85 सीटें। जबकि कांग्रेस की परफॉर्मेंस यहाँ पहले अच्छी रही थी और उनको यहाँ पे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। अगर हरियाणा में इलेक्शन न जीते तो राहुल गांधी को यहाँ पे कम से कम 120 सीटें मिलती और बाकी दूसरे बांट लेते। लेकिन साथ में कोई वहां पे किसी का नाम नहीं दिया गया कि कौन सीएम होगा। जो ज्यादा सीटें जीतेगा वो सीएम होगा। इसका मतलब है कि तीनों में आपस में रिफ्ट चलेगा, तीनों आपस में लड़ेंगी। शरद पवार की पार्टी, ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये लड़ेगी तो साथ, लेकिन एक दूसरे को काटेंगे इसलिए कि सबसे जो चाहेगा सब मुझे ज्यादा सीटें मिले, उसी चक्कर में लगेंगे। लेकिन उसके अंदर इनको नुकसान होगा। ये पार्टी या अलायंस मेजोरिटी में आएगा नहीं, ये पक्की बात हो चुकी है। और दूसरी तरफ कुछ और चेंजेस हुई है कि यहाँ पे जिस तरीके से बीजेपी स्ट्रांग हुई है, बीजेपी ने यहाँ पे पूरा का पूरा स्टडी किया और ये कहा कि हम इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे, ढंग से लड़ेंगे और जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। वही हुआ। और साथ में आरएसएस इस टाइम पे बीजेपी के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के, यानी कि हिंदू इस टाइम पे इकट्ठे हो चुके हैं। और जो बात की थी आपके योगी ने कि कटेंगे तो बटेंगे, वो सबको समझ आ चुकी है। और इससे हाँ, और मोहन भागवत ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दी थी कि हिंदू इकट्ठे रहेंगे, तो अगर आपके पास वीडियो तो वीडियो भी चला लो। तो मैं चलाता हूं सर, मैं मोहन भागवत का वीडियो चलाता हूं सर। एक चीज और है कि आरएसएस ने हरियाणा में काम किया है। सुनते हैं कि जो बीजेपी की जीत हुई है उसमें हरियाणा में आरएसएस ने कई मीटिंग की है, कई ऐसी मीटिंग की है जिसका किसी को पता भी नहीं चला। खैर, मैं मोहन भागवत जी ने जो कहा है वही कहा है जो योगी जी ने कहा है, उनको थोड़ा दूसरे तरीके से कहा है। संदर्भ वही है लेकिन अर्थ संदर्भ वही है और इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। देखिए 1 मिनट मैं आपको चलाता हूँ। ये है सर, हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। हाँ, निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। वैसे मोहन भाग, देखिए सर, ये जो उन्होंने कहा है जी वही कहा है, अगर आप कमजोर रहेंगे तो आप पर अत्याचार होंगे। बिल्कुल। नहीं, बांग्लादेश का भी उदाहरण दिया है, जैसे योगी जी ने दिया। बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, हिंदुओं को काट रहे हैं, यही काम हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। और अब ऐसा लगता है कि बीजेपी यहाँ पे जीतेगी, स्ट्रेंथ से जीतेगी महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि वहां पे हिंदुत्व का इश्यू इस टाइम पे उठ चुका है और बीजेपी हिंदुत्व के साथ ही खड़ी रही है। और हिंदू जो है वो बटेंगे तो फिर भी, क्योंकि कुछ यहाँ पे नादान लोग भी हैं।
कुछ यहाँ पे एंटी नेशनल लोग हैं जो हिंदुओं को टारगेट करते हैं, मुसलमान को टारगेट नहीं करते। मुसलमानों के अंदर जातियां भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जब वहां वोट की बात आती है तो सब एक इकट्ठे हो जाते हैं, वोट उसी को देंगे। अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो सारे मुस्लिम उसी को वोट देंगे। ये हिंदुओं के अंदर नहीं है और ये आना पड़ेगा। लेकिन जो जिनको हम नहीं समझा सकते या नहीं समझते, चाहे भाड़ में, हमें उससे कह लेना। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ लोग जो यहाँ पे बैठे हैं बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और या उनके अलायंस को सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे दोबारा महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, जिससे हमारी सेफ्टी होगी। अगर आपको याद होगा जब पिछला यहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी महाराष्ट्र के अंदर, उस टाइम पे शरद पवार आए थे पीएम मोदी से मिलने और पीएम मोदी से कहा था कि आप मेरी लड़की जो है उसको कृषि मंत्रालय दे दो और फडणवीस को सीएम ना बनाओ। पीएम मोदी ने उनको एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया, उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद आपने देखा होगा कैसे इंडिया के अंदर प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एक तो मध्य प्रदेश के अंदर वही हुआ था, बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पावर में नहीं आई थी, राजस्थान में हम लूज कर गए थे। तो उस टाइम पे दिल्ली के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर प्याज की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि प्याज शरद पवार ने वहां से निकलने दी थी और इसकी वजह से लोग बड़े परेशान भी हुए। आलू प्याज जो ज्यादातर महाराष्ट्र के अंदर होते हैं। तो अब जो है, जो शरद पवार का जो एटीट्यूड है वो इसी टाइप का है कि नुकसान पहुंचाओ। और अब उसके बाद जब यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई, इन्होंने शिंदे को बिठा दिया। लेकिन शिंदे से पहले जब यहाँ पे ठाकरे की गवर्नमेंट थी, वो उसको तोड़ने की बीजेपी कोशिश कर रही थी, लेकिन आरएसएस ने उसको टूटने दिया। साथ में गडकरी भी साथ मिले हुए थे, क्योंकि इनका एजेंडा डिफरेंट था। गडकरी बनना चाहते थे पीएम, अब उनको कह दिया बीजेपी ने तुम्हारे को तो पीएम बनाएंगे, तो तुम जो मर्जी कर लो। शायद आरएसएस को भी समझ में आ गई है कि गडकरी के साथ रहेंगे तो देश का नुकसान होगा। तो अब वहां पे जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट थे उस खत्म कर दिए गए हैं और ऐसा लगता है कि अलायंस इलेक्शन जीतेगा और जीतना भी चाहिए। और सर, योगी जी से मोहन भागवत जी की मुलाकातें भी हुई हैं इस बीच में जी, तो इसका क्या मतलब, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? इसका यही देखिए, ऐसा योगी की बहुत बड़ी पहचान है। अगर हिंदू बहुत जितना योगी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते, और इनका अपना आपस में बहुत ज्यादा एक स्ट्रेंथ है योगी की, बीजेपी के अंदर और हिंदुओं के अंदर। तो उनको किसी तरीके से निगलेक्ट करना या उनको टारगेट करना, ये हिंदुओं को नुकसान पहुंचाता, इवन आरएसएस को नुकसान होता। देखा जाए तो योगी हो, मोदी हो, चाहे शाह हो, सारे के सारे आरएसएस के मेंबर हैं, प्राइम मेंबर रहे उनके। और आरएसएस को इस तरीके से इनको धोखा देना अच्छी बात नहीं थी। और दूसरी बात, जब यहाँ पे प्रांत प्रतिष्ठा की गई थी तो पीएम मोदी मोहन भागवत को स्पेशली वहां लेके आए थे, ये बताने के लिए कि तुम हमारे सेंटर पे हो। फिर भी इन्होंने बीजेपी को धोखा दिया, जो बात मेरे को आज तक हजम नहीं हो रही। लेकिन चलो, फिर भी है, मोहन भागवत आज आए हैं, अच्छी बात है। नहीं तो इनको आज क्या कोई सपोर्ट करता है? कोई जितने भी लोग आते हैं, चाहे कनाडा के अंदर इशू होता है, वो भी कहते हैं, कनाडा के अंदर निज्जर के चक्कर में कहते हैं आरएसएस को बैन कर दो, पाकिस्तान में कहते हैं आरएसएस को बैन कर दो। और यहाँ पे जो कांग्रेस बैठी है, समाजवादी पार्टी है, वो भी इनको गालियां देती है। तो कम से कम हिंदुओं से तो प्रोटेक्शन करो, हिंदुओं से तो दोस्ती रखो। और मुझे लगता है कि शायद ये बात समझ में आ चुकी है आरएसएस को या मोहन भागवत को कि बीजेपी के साथ मिलेंगे तो ठीक है, अलग रहेंगे तो कट जाएंगे। तो आज मुझे लगता है कि यहाँ पे जब सारी गलतियां सुधार दी गई हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, एनडीए की, वो पावर में आएगी और अच्छी वोटों से आएगी। और यही चाहते थे सब लोग, तो ये होना चाहिए। तभी तो यहाँ से बांग्लादेशियों को भगाया जाएगा, महाराष्ट्र से और झारखंड से। बिल्कुल ठीक कहा, और ये बड़ा असर डाल रहा है, ये नारा बहुत पॉपुलर हो रहा है। और अखिलेश यादव तो बहुत घबराए हुए हैं। अखिलेश यादव से जब पूछा तो उनका एक पीडीए बना था लोकसभा चुनाव में, सर, उन्होंने एक पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो ये जो नारा है, बटोगे तो कटोगे, इसने ये पीडीए का जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इस कार्ड की एक तरह से हवा निकाल दी है। समझ में नहीं आ रहा अखिलेश यादव को कि वो इसको कैसे काउंटर करें। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो चुनाव है ये महाराष्ट्र और झारखंड के, आपने सही कहा, और इसका असर इस नारे का, इस जुमले का बहुत ज्यादा वहां देखने वाला है। और जो हिंदू वोटर जो एक स्कैटर्ड हो गया था, जो बिखर गया था, और उसने केवल 240 सीटें बीजेपी को दी, आने वाले समय में वो यूनाइटेड होगा, बल्कि काफी हद तक हो चुका है। और ये उदाहरण हम हरियाणा के चुनाव में देख चुके हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।